नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन बेहतरीन चल रहा होगा। 1 मिनट बच्चों, बस मैं आपके कमेंट्स को और सेट कर देती हूँ ताकि मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊँ। और आप सभी लोग जल्दी-जल्दी लाइव आ जाएँगे, सेशन के साथ जुड़ जाएँगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। देखिए यहाँ पे विशाल, पूर्णिमा, ओमवीर, हिमांशी, शालिनी, दक्ष, दीपक, कामिनी, अमन, सुभाष, इंदर, प्रदीप सिंह, वंदना सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे-राधे, राम-राम, शस्त्रीय काल। प्यारे-प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बेटा गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग का समय है, लेकिन आपकी बात भी सही है, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम गुड इवनिंग कहेंगे। गुड मॉर्निंग कह दिया तो बच्चे कहने, "अरे! रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है मैम की। मैम तो गुड मॉर्निंग बोल रही है इसमें।" नहीं, गुड इवनिंग का समय है, तो गुड इवनिंग ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे कि मैं आपको कल पढ़ा रही थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आगे की जानकारी हम लेंगे कि आखिर इस सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या-क्या अंतर था। तो कई सारे अंतर हमने देखे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आपकी शहरी सभ्यता थी, जबकि ये ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग द्रविड़ यानी कि भारतीय थे और वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग आर्य हुआ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर अब मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले यही पूछने लगते हैं कि क्या टॉपिक चल रहा है मैम? तो बच्चे टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? मैम वैदिक सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी? आज मैं आपको बताऊंगी इस सभ्यता की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी हम इस सभ्यता की लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में लेंगे बेटा जी? तो वैदिक सभ्यता के बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन मैम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सामान्य जानकारी जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सामान्य जानकारी में सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति, यानी कि रूरल कल्चर था यहाँ पे। रूरल कल्चर यानी ग्रामीण सभ्यता थी। रूरल कल्चर हुआ करता था, पहली बात। दूसरा प्यारे बच्चे, यहाँ पर इनका अगर बात करें तो मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो वो हुआ करता था बेटा जी पशुपालन, जिसको आप कहते हो एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हो आप इसको? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं मैम। एनिमल हस्बेंड्री। हम कहते हैं कि इनका जो मेन बिजनेस था वो क्या था, या मेन ऑक्यूपेशन क्या था? इंग्लिश में आप लिख सकते हो मेन ऑक्यूपेशन। वो हुआ करता था मैम पशुपालन। यहाँ के लोग पशु पालते थे। अब यहाँ के जो लोग थे, क्या वो वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे या फिर दोनों थे? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, आपके जो भी डाउट्स हैं आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास के एंड में बात करें। आपकी बहुत सारी जनरल इन्फॉर्म जो है जो जनरल क्वेरीज होती हैं, जो बल्कि मेरे से नहीं आपको कॉलिंग टीम से करना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही थी आपको। हाँ, मैं यहाँ पे बताने जा रही थी कि इस सभ्यता में जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन भी थे, और बेटा जी शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन भी थे। तो आप लिखेंगे नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी थे मैम, और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि वेजिटेरियन भी थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग यहाँ पर रहते थे, दोनों तरह के भोजन ये लोग करते थे। इनके जो मकान थे उनका निर्माण किससे हुआ था? तो इनके जो मकान हैं उनका निर्माण हुआ था कच्ची मिट्टी से। तो गांव में घर पहले कैसे हुआ करते थे मैम? कच्चे हुआ करते थे।
तो मकानों का निर्माण सामान्यतः किससे किया गया था? कच्ची मिट्टी से किया गया था। इनके समाज में 4 वर्ग थे। 4 क्लास आपको देखने के लिए मिलती हैं। कौन-कौन है? पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित, योद्धा मतलब जो युद्ध में हमारी रक्षा करता था, योद्धा जो युद्ध लड़ता है, वॉरियर जिसको हम कहते हैं। पुरोहित थे, योद्धा थे, ठीक है? और ध्यान रखना बच्चों, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये 4 वर्ग हैं, ये जो 4 क्लासेस के बारे में हम जान रहे हैं, पुरोहित, योद्धा, और एक लिखिएगा कि मैम व्यापारी, और एक हम लिखेंगे श्रमिक, एक हम लिखेंगे श्रमिक। तो ये 4 लोग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये 4 वर्ग यहाँ पे थे। अब यहाँ पे जो समाज था, मतलब यहाँ पे जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी? तो मैम वो थी पितृसत्तात्मक। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष प्रधान जो है चीजें हो गई, जिसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। ये वो सभ्यता है बेटा जहां से महिलाओं की स्थिति आपकी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये 4 वर्ग क्या है? जैसे बेटा आज के समय पे आपके यहाँ पे होते हैं, तो 4 वर्ग में जैसे पुरोहित मतलब पंडित हुआ करते थे जो ज्ञान की बातें करते थे, योद्धा यानी कि वॉरियर जो कि आपके युद्ध में रक्षा करते थे, युद्ध में लड़ने जाते थे। जैसे आज आपके वॉरियर कौन है? मैम सैनिक हैं। व्यापारी जो व्यापार करते हैं, श्रमिक जो मजदूरी करते हैं। तो ये 4 वर्ग आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ एकदम जनरल इंफॉर्मेशन है। और आपसे पूछा जाए कि समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक, मतलब यहाँ से पुरुष प्रधान देश बन गया हमारा। कैसे? आज भी हमारे समाज में पुरुष प्रधान देश है। हमारा समाज मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। हमारा समाज प्यारे प्यारे बच्चों, आपका कैसा समाज है? पैट्रियार्कल समाज है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, जहां पर पुरुष प्रधान देश जिसको हम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि घरों में अगर हम बात करते हैं, तो घरों में आपने देखा होगा बच्चों कि ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो किसके पास होती है? मैम पापा के पास होती है। पापा ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? पुरुष प्रधान देश कहेंगे। जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर का जो राइट दिया गया है वो किसको? पुरुष को दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्ष कह रहे हैं मैम खुद पंडित होगी। तमीज भी देखो उनकी बोलने की। खुद पंडित होगी तभी पंडितों को अच्छा बता रही है। बेटा तुम्हारा दिमाग दिमाग खराब है कैसे, या फिर तुम दिमाग के दरवाजे बंद करके आते हो एकदम? यहाँ पे जो ऋग वैदिक पीरियड चल रहा है, यहाँ पे जो जाति निर्धारित होती थी वो आपकी जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित जाति निर्धारित होती थी। दिमाग के दरवाजे खोल के बैठा करो। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मैंने बोला पुरोहित मतलब पंडित, मतलब उसको माना जाता था जो ज्ञान देता था। यहाँ पे ये नहीं था कि पंडित के घर में पैदा होगा तो पंडित बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे जाति आधारित समाज किस पे था? कर्म पे आधारित था। और ये जो तुम ऐसे इस तरह के कमेंट करते हो ना, ये तुम्हें मतलब शोभा नहीं देते हैं। अब तुम सोचोगे कि मैं इस बात पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि फिर तुम में और मुझ में अंतर ही नहीं रहेगा अगर मैं तुम्हारे कमेंट्स पर रिएक्ट करना शुरू कर दूं तो, है ना? तो ये अपनी बेवकूफियों को बंद करा करो। हर चीज में जाति धर्म घुसा देते हो, हद करते हो। ठीक है, ये ध्यान से सुनो। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। तो समाज कैसा था मैम? पितृसत्तात्मक। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस समाज में बाल विवाह होता था? क्या यहाँ पर चाइल्ड मैरिज होती थी मैम? कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं।
तो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो आपके वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाल विवाह यानी जो चाइल्ड मैरिज थी वो यहाँ पर नहीं होती थी। आप कहेंगे चाइल्ड मैरिज मैम इस सोसाइटी में, इस समाज में नहीं होती थी, जो हम पढ़ रहे हैं आर्य समाज या वैदिक समाज, ठीक है। उसके बाद में क्या यहाँ पर दहेज प्रथा थी? क्या यहाँ पर डाउरी सिस्टम था? लोग दहेज लेते और देते थे। डाउरी सिस्टम, आप कहोगे यस मैम, यहाँ पे दहेज प्रथा थी जो आज भी हमारे समाज में है। क्या यहाँ पे पर्दा प्रथा थी मैम? नहीं, यहाँ पर्दा सिस्टम नहीं था। पर्दा सिस्टम नहीं था, रॉन्ग लगा रही हूं मैं, जो चीज नहीं थी। क्या यहाँ पे सती प्रथा थी मैम? नो, यहाँ पर सती सिस्टम भी नहीं था। सती सिस्टम नहीं था, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं यहाँ पर, अभी जिस बच्चे ने बोला उस बच्चे का जवाब यहाँ पे अब मैं लिख कर दूंगी। जाति व्यवस्था, क्या यहाँ पर कास्ट सिस्टम था मैम? जी हाँ, कास्ट सिस्टम था, लेकिन कर्म आधारित था, बेस्ड ऑन कर्मास। कर्म आधारित था बेटा, बेस्ड ऑन कर्मास, कि आप जो कर्म करोगे उसके आधार पर आपकी जाति निर्धारित होगी, जन्म आधारित नहीं था। ऐसा नहीं कि आप पंडित के घर में पैदा हो गए तो आप पंडित बन गए, ये नहीं था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ऋग वैदिक काल। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, जन्म आधारित हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक काल में, या आप कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल में, कास्ट सिस्टम था पर बेस्ड ऑन कर्मास, कि अगर आप किसी को ज्ञान दोगे तो आप पंडित हो, अगर आप सुरक्षा करोगे तो आप क्षत्रिय या फिर आप योद्धा हो, अगर आप व्यापार करोगे भी। मैं ऋग्वेद में जब ऋग्वेद पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको 10वें मंडल में पढ़ाऊंगी कि एक आपका यहाँ पे कौन है, ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है, एक वैश्य है, तो वो किस आधार पे? बेस्ड ऑन कर्मास। ऋग वैदिक काल में कास्ट सिस्टम जन्म से नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो कास्ट सिस्टम था मैम, लेकिन कर्म के आधार पे था, जो जैसा कर्म करता था उसको उसी जाति में शामिल कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, क्या यहां पर विधवा पुनर्विवाह होता था? विधवा पुनर्विवाह, सॉरी, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, बताओ होता था कि नहीं होता था? विडो रीमैरिज, क्या यहाँ विधवा पुनर्विवाह होता था? जी हाँ मैम, होता था। यहाँ पे जो महिलाएं थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर से शादी कर लेती थी, और बच्चा, ये प्रथा आज भी आपके समाज में चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिसमें अगर किसी के भाई की डेथ हो जाती है तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी कर दी जाती है। तो क्या लिख सकते हो कि हाँ मैम, विधवा पुनर्विवाह होता था, देवर से शादी कर सकती थी, देवर से शादी हो सकती थी, ये यहाँ पे अलाउड था। लेकिन आज के समय पे जरूरी नहीं कि देवर से ही की जाए, आप बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि इस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति बेटा जी, ऋग वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस स्थिति में क्या होता है? गिरावट आती है उत्तर वैदिक काल में। फिर हमारा एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जो विवाह होते थे यानी मैरिज, वो किस तरीके की होती थी? क्या यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होती थी? क्या यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होती थी, जिसे हम कहते हैं अंतर जातीय विवाह? होता था या नहीं, बताइए। क्या यहाँ लव मैरिज होती थी? जी हाँ मैम।
या इंटरकास्ट मैरिज होती थी। और एक तरीके का विवाह और होता था जिसे हम कहते थे नियोग प्रथा, नियोग सिस्टम, नियोग सिस्टम। एक प्रथा थी इसमें, नियोग सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो विवाह होते थे ये एक होते थे अनुलोम और एक होते थे बेटा जी प्रतिलोम। अनुलोम में जो लड़का होता था वो लोअर क्लास का होता था और लड़की अपर क्लास की। अनुलोम में बॉय अपर क्लास और गर्ल लोअर क्लास। प्रतिलोम में गर्ल अपर क्लास और बॉय लोअर क्लास। उल्टा होता था। अब मैम ये नियोग सिस्टम क्या होता था इसको केवल आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये कहा जाता है कि जो नियोग सिस्टम होता था उसमें ऐसा होता था, मान लीजिए कि ये एक फीमेल है, ठीक है, अगली स्लाइड पे समझा देती हूं। मान लीजिए कि ये एक फीमेल है, ठीक है, ड्राइंग नहीं बनानी आती है मुझे, आप मान लें, और ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। अब हस्बैंड क्या है, हस्बैंड संतान को पैदा करने में मतलब सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, उसके अंदर क्या है प्यारे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि मैम उसके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो अब ये फीमेल है, इसके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि भाई इसको वंश चलाना है, तो वंश चलाने के लिए किसकी जरूरत है, बच्चे की। तो ये फीमेल क्या करती थी, अपने पति की सहमति से, अपने पति के चुने हुए, इसका पति एक व्यक्ति चुनता था, व्यक्ति चुनता था, और इस व्यक्ति के साथ ये फीमेल अपने रिलेशंस बनाती थी बच्चा पैदा करने के लिए, वंश चलाने के लिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे यहां पर प्यारे बच्चों कि जो ये आपका नियोग सिस्टम था इसमें क्या होता था कि जो महिला है, मान लीजिए ये व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति ये है, ठीक है, ये तीसरा व्यक्ति है, अब इसके साथ में ये फीमेल रिलेशन बनाएगी, किसके लिए, वंश को आगे चलाने के लिए। तो ये होता था प्यारे बच्चे नियोग सिस्टम, कि जब पति बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तो महिला को अपने पति के हिसाब से, जो पति उसका चुनता था जिस व्यक्ति को, उसके साथ क्या करना होता था, रिलेशन डेवलप करके एक बच्चा पैदा करना होता था। इसी को कहते थे नियोग सिस्टम, इसी को कहते थे नियोग सिस्टम। समझ आ गई बात, आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दें। आ गई है। लड़की में प्रॉब्लम है तो दूसरी शादी हो जाती थी बेटा, पहले के समय पे कई कई पत्नियां रखने की प्रथा थी, ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था, ठीक है, लिखिएगा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। अब देखो यहां पे सबसे पहले प्यारे बच्चे हम देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन होती थी। तो देखो सबसे पहले होता था बेटा जी कुल, कुल का मतलब होता है फैमिली, और इस कुल का जो हेड होता था, हेड ऑफ फैमिली, उसको कहते थे बेटा जी कुलपा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको लिखेंगे ध्यान से, फिर मैं एक और बार समझाऊंगी। कुल का प्रमुख कौन होता था, कुलपा।
फिर कुल के बाद बनता था ग्राम। ग्राम का प्रमुख होता था बेटा जी ग्रामिणी। इंग्लिश में भी कुलपा और ग्रामिणी ही कहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर होता था विष, जिसका प्रमुख होता था विषपति। इंग्लिश में मैम विषपति ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता था जन। जन का हेड होता था राजा। राजा मतलब किंग, या फिर हम लिख सकते हैं राजन। और फिर यहाँ पे सबसे बड़ी जो इकाई होती थी राष्ट्र, ये क्या थी? यहाँ की सबसे बड़ी इकाई। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी मैम? जन। जन इन्हें लिख रही हूं, सबसे महत्वपूर्ण इकाई। ये क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी इनमें? तो सबसे छोटी थी मैम कुल। कुल सबसे छोटी इकाई थी। अब मैम अगर हम इसे इन प्रेजेंट समझते हैं तो कैसे बना सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि मैम जिसको पहले हम कुल कहते थे उसको हम वर्तमान में, एक मिनट बेटा, अगर हम बात करते हैं इन प्रेजेंट वर्तमान की, तो सबसे पहले मैम परिवार फैमिली बनती है, यहां पे इसे कुल कहते थे। फिर मैम गांव बनते हैं, गांव बनते हैं। फिर गांव से क्या बनता है? जिला, डिस्ट्रिक्ट। जिले से क्या बनते हैं? राज्य। और राज्यों से क्या बनता है? राष्ट्र। तो ये आज का है और ये बेटा जी पहले का था। ठीक है, ये पहले का था। आप कहोगे कि मैम गांव, गांव से पहले खंड बनते हैं, खंड मतलब ब्लॉक, तो यहां ब्लॉक भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पहले गुल, कुल से बनते थे गांव, गांव से बनते थे क्या बनते हैं? जिसे हम आज कहते हैं जिला। ठीक है, जन जिसे हम आज कहते हैं राज्य, और राष्ट्र को राष्ट्र ही कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्तमान का सिस्टम है, ये उस समय का सिस्टम था। आज भी हेड ऑफ फैमिली कौन है? मैम पिताजी होते हैं। फैमिली से क्या बनते हैं? गांव बनते हैं। गांव से क्या बनते हैं? विश्व बनते हैं। विश्व से क्या बनते हैं? जन बनते हैं। जन से क्या बनते हैं? राष्ट्र बनते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो फैमिली मतलब परिवार बनता था या गांव बनता था, फिर मैम यहाँ पे जिला बनता था, फिर राज्य बनता था, फिर राष्ट्र बनता था। तो जिसको आप इस समय विश्व कहते थे, इस समय आप उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हो, जिला कहते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हेड ऑफ नेशन विकास मिश्रा जी आज के समय पे राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ नेशन। और ये जो मैंने आपको बताई है, इनको, इन पांचों को पता है क्या कहते हैं? इन पांचों को कहते हैं आर्यों का पंचजन। आर्यों का पंचजन भी इन्हें कहा जाता है। तो आर्यों का पंचजन क्या है मैम? कुल है, ग्राम है, विष है, जन है, राष्ट्र है। आर्यों का पंचजन। अब इस सभ्यता में कुछ शब्द थे, जैसे गाय को क्या कहते थे, नाई को क्या कहते थे, इनके अपने टर्म्स थे। तो वो टर्म्स हमें देखने हैं, और ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो आप यहां तक आई होप लिख चुके होंगे। ठीक है, आप यहां तक लिख चुके होंगे, लिख चुके हैं यहां तक। अरे भैया इतना तुम क्यों अंदर, मतलब कि देवर नहीं होता था तो शादी होती थी कि नहीं होती थी? मैंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह होता था, ये आपको ध्यान रखना है। और विधवा पुनर्विवाह जो होता था वो फैमिली में ही ज्यादातर शादी होती थी। ये यहाँ पे बताया गया कि देवर से शादी करने का अधिकार था, क्योंकि उनके पहले बच्चे से अगर कोई संतान है तो लोग अपने घर में ही उनको रखना पसंद करते थे। ठीक है, डन, आगे चलिए। अब देखो यहाँ पे,
अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रमुख शब्द। ऋग वैदिक काल में प्रमुख शब्द यानी कि मेन वर्ड्स। मेन ही हम केवल देखेंगे कि जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे प्यारे बच्चे, एक होता था यहाँ पे पुष्प। तो पुष्प किसको मैम? फूल को नहीं, दुर्गपति को बोलते थे। दुर्गपति मैम मतलब जो दुर्ग की रक्षा करने वाला होता था उसे बोलते थे पुष्प। दुर्गपति तो हम बोलेंगे कि जो दुर्ग यानी जो फोर्टिफिकेशन किया जाता था उसको जो प्रोटेक्ट किया जाता था, उसको जो प्रोटेक्ट किया जाता था उसको मैम हम बोलते थे पुष्प। पुष्प का मतलब यहाँ फूल नहीं है। पुष्प का मतलब बेटा यहाँ फूल नहीं है। राष्ट्र का मुखिया नहीं था इस समय जितेंद्र, नहीं था, तभी तो नहीं बताया बेटा। ठीक है, अब देखो, तो पुष्प मतलब दुर्गपति को बोला जाता था। उसके बाद में एक होता था स्पश। स्पश किसको बोलते थे ये लोग? ये बोलते थे गुप्तचर्स को। जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई। स्पाई। अब ये गुप्तचर कौन होते थे? तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जो गुप्तचर हैं, गुप्तचर क्या काम करते थे? जो राजा और आपके सरदार या राजा हुआ करते थे। तो आप जानते हो कि पहले के समय पे राजा लोग आपस में लड़ते थे, और राजा लोग जब आपस में लड़ते थे तो कई बार एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, उसको मारने की कोशिश करता था, ताकि उसके भी यहाँ पे क्या कर ले, उसके भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर उसके भी राज्य पे अधिकार कर ले। ये बेटा पुष्प वाला पुष्प नहीं है, फ्लावर वाला पुष्प नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे कोई राजा एक राजा के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो सारे राजा क्या करते थे? अपने अपने गुप्तचर रखते थे। और इन गुप्तचरों का काम ही ये होता था कि अगर राजा के लिए कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है तो ये गुप्तचर तुरंत जाकर राजा को बताते थे। बेटा ध्यान से सुनो एक बार में, दुर्गपति मैंने अभी बताया और कल बताया था कि दुर्ग हुआ करते थे। दुर्ग क्या थी? सुरक्षा की दीवारें। तो उन सुरक्षा की दीवारों की सुरक्षा करने के लिए जो हेड होता था उसको दुर्गपति कहते थे। दुर्गपति मतलब जो दुर्गों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा एक शब्द लिखिएगा, ब्राजपति। ब्राजपति किसे कहते थे? आपको ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे। तो ब्राजपति कहा जाता था गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी मतलब जहां पर गायें चरती हैं। गोचर भूमि का अधिकारी, अधिकारी किसको कहते हैं? ऑफिसर को। तो ऐसा ऑफिसर होता था ये जो गाय जहां पर चरती हैं उस भूमि का ऑफिसर, उसको कहते हैं ब्राजपति। ठीक है, और यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि जो गाय है, ठीक है, गाय को यहाँ पे कहा गया है अघन्या। सॉरी, पहले लिखेंगे अघन्या। अघन्या किसको कहते हैं? यहाँ पर गाय को। गाय क्या है? अघन्या है। और इसका मतलब है कि ना मारा जाने वाला पशु। और आपको मैं ये बता दूं बेटा कि इस समय पर जो गाय थी, गाय एक संपत्ति थी, गाय एक प्रॉपर्टी थी, और गाय के लिए युद्ध होते थे इस समय, गाय के लिए। सोचो, जिन गाय की आज कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उन गाय को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी माना जाता था, और युद्ध भी होते थे गाय के लिए। ठीक है, क्या होते थे मैम? गाय के लिए यहाँ पर युद्ध भी होते थे। भागधू, एक वर्ड है भागधू। भागधू कौन होता था? राजस्व कर। राजस्व कर इंग्लिश में बोलेंगे रिवेन्यू टैक्स। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। करने वाला अधिकारी।
जो टैक्स कलेक्ट करता है, मैम भागदू बोलते हैं उसको। उग्र, अपराधियों मतलब क्रिमिनल्स, अपराधियों मतलब क्रिमिनल्स, को पकड़ने वाला अधिकारी। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड है यव। यव बोला जाता था जौ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में एक आपका गोधुम, ये बोला जाता था गेहूं को, गेहूं। और ब्रीही, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ब्रीही, ये बोला जाता था धान को। लिखिए बेटा इतना। लिखिए, फिर थोड़े से वर्ड्स और रह गए हैं। हम्म, लिखिए, फिर थोड़े से वर्ड्स और हैं। जैसे समुद्र को क्या बोलते थे, गायों की खोज होती थी तो उसके लिए क्या बोलते थे। शुभ बेटा पूरा लिखो, बुक में क्या लिखा है, पूरब लिखा है लेकिन किसके लिए। ठीक है, हो गया, डन। आगे देखते हैं। अब बेटा जी, एक आप लिखेंगे उर्वरा। उर्वरा मतलब कृषि भूमि को बोलते थे जहां पर कृषि की जा सकती थी, मतलब ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जो कृषि करने के योग्य होती है, उसे उर्वरा बोला जाता था। गविष्टि, तो गविष्टि दो चीजों के लिए होता था वर्ड यूज, गायों की खोज या गायों के लिए युद्ध। वॉर फॉर काउज। ठीक है, तो इसे बोलते थे गविष्टि। एक होता था बेटा वर्ड वाप्ता। वाप्ता मतलब नाई, बार्बर, बार्बर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ई आएगा, बार्बर। एक वर्ड होता था बेटा जी, खाद्य पदार्थ को बोलते थे करब। करब मतलब खाद्य पदार्थ, खाने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, इसको इंग्लिश लिख सकते हैं आप, फूड आइटम्स, फूड आइटम्स, इसको बोलते थे करब। ठीक है, एक होता था धन्व। धन्व बोला जाता था बेटा जी मरुस्थल को, मरुस्थल मतलब डेजर्ट। और एक आपका होता था परावत। परावत बोला जाता था बेटा जी समुद्र को, समुद्र। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, इनके प्रमुख, ऐसे लिखना, प्रिय देवता, ये कौन थे। प्रिय देवता, प्रिय पशु और प्रमुख पेय पदार्थ, प्रमुख पेय पदार्थ। ठीक है, और बेटा जी वस्त्र, क्लॉथ्स। तो देखो, आंसर लिखते हैं, प्रिय देवता बेटा जी इंद्र, जिन्हें युद्ध का देवता भी बोला जाता है। ठीक है, प्रिय पशु था इनका घोड़ा, यानी कि हॉर्स। आप कहोगे मैम गाय, गाय नहीं बच्चे, हाँ उसको पुरप भी बोलते हैं बच्चे। आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैंने भी गलत नहीं बोला है। जो दुर्गपति है इसे पुष्प या पुरप भी बोलते हैं, पुरप भी ठीक है, पुष्प भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है।
ठीक है, तो प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। प्रमुख पेय पदार्थ, बेटा इसको ये बोलते थे सोमरस, जिसे आज आप बोलते हैं शराब, ये बोलते थे सोमरस। मतलब ऐसा रस जो ना पिया जाने वाला पदार्थ, कि भाई इसको नहीं पीना चाहिए। आज भी तो लिखा रहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आज भी पीते हैं और पहले भी पीते थे, है ना। और वस्त्र कौन कौन से थे? तो मैम ऊनी वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, और मैम ये डियर स्किन, जो मृग चर्म होता था उससे बने वस्त्र भी पहनते थे, उससे बने वस्त्र भी पहनते थे। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? तो आप चाहे पुरप कहें, पुष्प कहें, बात एक ही है, दुर्गपति। सोमरस, जिसे आज आप क्या बोलते हैं? आज भी तो लोग बोलते हैं अरे शराब जो है वो तो बहुत अच्छी होती है। जो पीने वाले होते हैं उसके फेवर में बात करते हैं। ठीक है। हाँ, पहले भी शराबी होते थे। हाँ जी, दारू भी बोलते हैं। दारू को सोमरस बोलते थे। चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग वैदिक कालीन नदियों का नाम पूछा जाता है। जैसे कि पहले के समय पे आपकी जो सिंधु नदी थी उसको क्या कहते थे? मैं लिखवा देती हूँ आपको। मैम आप क्या ड्रिंक कर रही हो? मैं शराब तो ड्रिंक नहीं कर रही हूँ। ठीक है। आप ज्यादा भ्रम में मत रहो, मुझे शराबी घोषित मत करो तुम लोग। ठीक है। मैं पानी पी रही थी। अब सुनो आगे, पानी भी नहीं पीने दोगे क्या? आप कुछ भी पिएंगे तो सोमरस थोड़ी होगा। चलो, मस्ती मजाक हो गई। ऋग वैदिक कालीन नदियां, ऋग वैदिक कालीन नदियां, बेटा हेडिंग दीजिएगा, ऋग वैदिक पीरियड रिवर्स। एक तरफ हम लिखेंगे पुराना नाम, ओल्ड नेम, और एक तरफ हम लिखेंगे नया नाम। ये बेटा क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अब देखिए यहां पर, जैसे सुवस्तु, तो सुवस्तु बेटा जी पुराना नाम था और नया नाम है स्वात नदी। स्वात, ये नदियों के नाम हैं। ठीक है। एक आपकी बहुत पूछी जाती है अस्किनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं चिनाव। आज इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? चिनाव। एक होती थी गोमल, जिसे हम कहते हैं आज गोमती। ठीक बच्चे, आराम से लिखिए आप। जिसे हम कहते हैं मैम गोमती। एक होती थी आपकी विपाशा, विपाशा वसु नहीं, विपाशा, व्यास कहते हैं मैम इसको, व्यास नदी। एक है शतुद्री, इसको कहते हैं बेटा जी सतलज। ये पूछी गई है इसलिए इस पे डबल टिक लगा रही हूं मैं, सतलज। एक है आपकी सरस्वती नदी, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसे कहा जाता था देवीत्मा, और बेटा जी मातेत्मा, मतलब देवी के समान, माता के समान, मातेत्मा। एक होती थी, एक थी सिंध या हिरब। ठीक है, हिरब कहते थे या इसको कहते थे हिरण्य, हिरण्य। और ये सब किसके नाम है? सिंधु नदी के, सिंधु नदी, ये सब इसके नाम हैं। इनको लिखिए, मैं इस तरफ कर देती हूं। और दो चार नदियां और हैं, जैसे एक थी
एक है परुष्णी, ये पुराना नाम है। इसको कहते थे बेटा जी रावी कहते हैं आज। ठीक है। एक थी वितस्तता, वितस्तता जिसको आज कहते हैं झेलम। एक थी सदा नीरा, जिसे आज कहते हैं बेटा जी गंडक। एक थी इस समय ध्वश दत्ती, जिसे आज आप कहते हैं घग्घर। एक थी क्रमु, जिसे आज कहते हैं कुर्रम। और एक थी बेटा जी कुभा, जिसे आज आप कहते हैं काबुल। तो ये आपकी ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं। बेटा लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। एक मिनट, गोमत, मैंने गोमल लिख दिया है, गोमत त आएगा यहाँ त। गोमत, गोमती। एक बच्चा कह रहा है कि ये भी बता दीजिए ये नदियां कहां पर हैं। अच्छा, सरस्वती को उल्टा लिख दिया, ठीक है, सीधा लिख देते हैं। चलो भाई, अगर इतनी गलती हो गई है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं। देवीत्मा या मातेत्मा, मैम सरस्वती। अब ठीक है बेटा, चलो तुम्हारी बात इनकार नहीं की जाएगी। एक बच्चा कह रहा है ये भी बता दीजिए नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं। बेटा नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये पार्ट है आपका ज्योग्राफी का कि कौन सी नदी कहां पर बहती है। ये पार्ट हिस्ट्री का नहीं है, ये पार्ट है आपका जो है जो उसका ज्योग्राफी का। आपको ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। आगे चलें। चलो आप सभी ने लिख लिया है। अब लिखिएगा, ऋग्वेद में शब्द मतलब किस शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। वर्ड्स इन ऋग्वेदा, वर्ड्स इन ऋग्वेदा। जैसे लिखना शुरू करेंगे, आर्य शब्द तो कहीं पे लिखा है 33 टाइम्स, कहीं लिखा है 36 टाइम्स। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करना होगा। इंद्र शब्द 250 टाइम्स, अग्नि शब्द 200 टाइम्स, शिव शब्द 3 टाइम्स, सिंधु शब्द 55 टाइम्स। ये ऋग्वेद में यूज किए गए ये वर्ड इतनी बार। ठीक है। शिव शब्द 3 बार, यमुना शब्द भी बेटा 3 टाइम्स, सरस्वती वर्ड 50 टाइम्स, 50 बार। और अगर मैं बात करती हूं आर्य, आर्यव्रत और बेटा जी आर्यन 37 टाइम्स। ठीक है। पिता शब्द फादर वर्ड 335 टाइम्स, 335। माता 234 टाइम्स। अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगी इसमें, कृषि 33 टाइम्स, कृषि 33 टाइम्स। एक वर्ड था सभा, एक वर्ड था समिति।
ये दोनों ऐसी होती थी जैसे आज के समय पर गांव में पंचायत होती हैं। ठीक है, तो सभा शब्द 8 बार, समिति शब्द 9 बार, और एक वर्ड है राष्ट्र, जिसे हम कहते हैं नेशन। ये बेटा जी 10 टाइम्स। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है गंगा का बताओ कितनी बार। गंगा बेटा 1 बार। बेटा गंगा वर्ड जो है वो 1 टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक ही बार प्रयोग किया गया है, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, वर्ण शब्द 23 बार। वर्ण मतलब 23 टाइम्स। सोम देवता 144 टाइम्स। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। विदत शब्द 122 बार। विदत 122 टाइम्स। और जन शब्द 275 टाइम्स, 275 बार। ठीक है, बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने विष्णु लिखवाया नहीं है। हाँ, विष्णु शब्द 100 टाइम्स लिख लो। अगर नहीं लिखवाया है तो 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। अच्छा, मैंने कृषि के आगे जो है 33 की जगह 3 लिख दिया है, बस 33 टाइम्स है जी। 33 लिख दिया है। लिख लीजिए, इतना काफी है, इतना इनफ है। कृषि बेटा 33 टाइम्स। अब मुझे यहाँ पे जो समझाना है वो आपको समझाना है प्यारे बच्चे, सभा और समिति। देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सभा, सभा एक ऐसी जगह होती थी जिसमें वृद्ध लोग भाग लेते थे। वृद्ध लोग यानी कि बड़े लोग। और ये क्या करते थे, ये लोग यहाँ पे राजा को सलाह देते थे। ठीक है, और एक होती थी समिति जिसमें आम लोग भाग लेते थे, यानी सभी को भाग लेने का अधिकार था। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब सभा एक ऐसी जगह होती थी जहां पर राजा के सलाहकारी लोग, जिसमें वृद्ध लोग शामिल होते थे, उसको सलाह देते थे। और समिति जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देते थे, राजा को सलाह। तो ध्यान रखिएगा, सभा क्या होती थी और समिति क्या होती थी। और ध्यान रखना कि सभा समिति में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। लिख लिया है यहां तक। कृषि 33 है वहां बेटा, कर तो दिया 33, ये देखो। तो अब आपका यहां से और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां से कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उमंग अगर गंगा का पुराना नाम होता तो मैं लिखवाती ना आपको। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चा कह रहा है ये वर्ड किस में लिखे हुए हैं बेटा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना वेद है, उसके अंदर इतनी इतनी बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। गंगा पूछा गया है क्योंकि इसका केवल एक बार प्रयोग है। विष्णु से क्वेश्चन आया है कि विष्णु शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है। कहाँ लिखा है मैंने विष्णु शब्द, ये रहा। इंद्र शब्द का कितनी बार, अग्नि शब्द का कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा कह रहा है याद कैसे होगा। बेटा जैसे याद करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम जो है पंखे पर लटक के अपने जो है पैर ऊपर करके और सर नीचे करके पढ़ोगे, ऐसे तो याद होगा नहीं। जैसे तुम अब तक याद करते आए हो वैसे ही होगा। ठीक है, शिवम कह रहे कितना लिखवाओगे, अब तुम्हें लिखवाना भी नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर तुम सब याद रख लोगे। चलो कल मैं तुम्हें लिखवाऊंगी नहीं, पूरा लेक्चर बोल के सुना दूंगी, फिर मत लिखना।
है ना? फिर बोलना मतलब बोलना कि मैम बस आप बोलती रहो, हमारा दिमाग इतना तेज है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। इतना तेज है हमारा दिमाग। बेटा लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे कैसे पढ़ लोगे? कमाल कर देते हो। इतना भी ना कमाल किया करो, है ना? अब कल हम क्या पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे बच्चा उपनिषद के बारे में। कल की हेडिंग दे दीजिएगा उपनिषद। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी उपनिषद कितने होते हैं, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सत्यमेव जयते वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया यूपी में कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, और ये भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। इतना हल्के में अपना एग्जाम मत लो बेटा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है, अब देखो अब तुम क्वेश्चन पूछते चले जाते हो कि मैम जो ग्राम शब्द है वो कितनी बार यूज हुआ है। तो बेटा तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का यूज 13 टाइम्स हुआ है, 13 बार। अब तुम खुद ही तो इतने क्वेश्चन पूछते हो। चलिए कल पढ़ेंगे उपनिषद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।